SA 600 पर आ जाओ। SA 600 का नाम क्या सर, यूज करेंगे वर्क जो काम किसने किया, अनदर ऑडिटर ने। तो किसका काम यूज करेंगे, अनदर ऑडिटर का काम यूज करेंगे। वो मतलब अदर ऑडिटर होता है, याद रखना, अनदर ऑडिटर। तो सर यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें प्रिंसिपल ऑडिटर होता है, अनदर ऑडिटर होता है, प्रिंसिपल ऑडिटर अनदर ऑडिटर का या अदर ऑडिटर का काम यूज करता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती सर। अगर आपने डेलीगेट कर दिया है कोई भी काम, क्या किया आपने, डेलीगेट कर दिया है कोई भी काम, किसको, असिस्टेंट को, या फिर यूज कर रहे हो वर्क जो परफॉर्म किया किसी अनदर ऑडिटर ने, परफॉर्म किया किसी एक्सपर्ट ने भी किया है, भैया एक बात सुनो, रेस्पॉन्सिबल आप ही हो, ओपिनियन आप ही को देना है, आप ही को हमने अपॉइंट किया था कि भैया अपना ऑडिट करो, तो एक्सप्रेस करोगे ओपिनियन आप, तो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन, फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग ऑफ ओपिनियन आप ही किया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। वो रिलाई भी नहीं कर सकता क्या दूसरे के काम पे, रिलाई कर सकता है, पर एक्सरसाइज कर एडिक्वेट स्किल्स और केयर, क्या एक्सरसाइज करो एडिक्वेट इन स्किल, और उसके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है जिससे उसको ये बिलीव हो या ऐसा लगा कि उसको ये रिलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, वेरी बेसिक पॉइंट है, ठीक है। याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो भी चलेगा। एप्लीकेबल SA 600 इन पर अप्लाई नहीं होता, जॉइंट ऑडिटर्स पे अप्लाई नहीं होता, प्रीडिसीजर ऑडिटर मतलब हमसे पहले वाला जो यहाँ पे ऑडिट कर रहा था उस पर भी ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 4 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने पड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है, ठीक है। तो फैक्टर्स बताओ बिफोर एक्सेप्टिंग हिज वर्क एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर्स, कौन से फैक्टर्स उसको कंसीडर करने पड़ेंगे बिफोर एक्सेप्टिंग हिज वर्क एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। सर सुनो मेरी बात, ऑडिटर कंसीडर करेगा फॉलोइंग फैक्टर्स, ये वाले फैक्टर्स बिफोर एक्सेप्टिंग वर्क एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर। तो क्या कंसीडर करेगा सर, राम, लिखो मेमोरी टेक्निक, राम नॉलेज कंसीडर करेगा, कैसे कंसीडर करेगा नॉलेज सर, बाय परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर, जो इस ऐसे में दिए वो देख के अपना कंसीडर करेगा। राम नॉलेज कंसीडर करेगा बाय परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर, अपने कॉपी में ये लिख लेना सर। आर फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, पूरे ऑडिट में आर मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस, रिस्क होता है, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिट में होता है, ठीक है। ए मतलब सर क्या, मैंने लास्ट में बोल दिया था कि वो परफॉर्म करेगा एडिशनल प्रोसीजर, और ए फॉर एडिशनल प्रोसीजर आप भूल जाओ तो ऐसे भी याद रख लेना। एम फॉर मेटेरियलिटी और नॉलेज, तो नॉलेज सर क्या, कौन से फैक्टर कंसीडर करेगा बिफोर एक्सेप्टिंग हिज वर्क एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, तो राम नॉलेज कंसीडर करेगा बाय परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर्स, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला लास्ट वाला है कि परफॉर्म करेंगे एडिशनल प्रोसीजर जो इस ऐसे में दिए हुए एज सेट आउट इन दिस ऐसे, ठीक है, बात खत्म। उसके बाद देखो मटेरियलिटी देखेगा, मटेरियलिटी क्या देखेगा, मटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट, मटेरियलिटी देखेगा ऑफ द पोर्शन को, मटेरियलिटी किस चीज की देखेगा, पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करेगा, ठीक है। पीएस डिग्री ऑफ नॉलेज, अब नॉलेज की बात हो रही है, राम कौन है, प्रिंसिपल ऑडिटर है, तो पीए की डिग्री ऑफ नॉलेज मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर की डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ कंपोनेंट, याद रखना बिजनेस ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट किस चीज में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, कहा किसका, ऑफ कंपोनेंट्स का, जो ऑडिटेड हुआ है किसी दूसरे ऑडिटर द्वारा, ठीक है। राम का नॉलेज, राम सर, आर फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ए फॉर एडिशनल प्रोसीजर्स, एम फॉर मटेरियलिटी, नॉलेज का नॉलेज, ठीक है। नॉलेज किसका, बिजनेस के कंपोनेंट का, मटेरियलिटी और पोर्शन किस चीज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो ऑडिट करेगा, पहले खुद का ऑडिट करेगा, फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहां देखेगा, कंपोनेंट में देखेगा, ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, पीए डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग बिजनेस का कंपोनेंट का, बिजनेस ऑफ कंपोनेंट का उसका नॉलेज होना चाहिए, और परफॉर्म करेगा एडिशनल प्रोसीजर जो सेट आउट है इन दिस ऐसे। मैंने इतनी टाइम लिया, इसको प्लीज मत भूलना और लिखना एग्जाम में, ठीक है। डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाओ सर, प्रिंसिपल ऑडिटर नहीं होगा रेस्पॉन्सिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क कैरिड बाय अनदर ऑडिटर, भैया अदर ऑडिटर ने कोई काम किया तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल, क्या मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूंगा, लेकिन एक्सेप्ट इन द सर्कमस्टेंसेस, एक्सेप्ट उसको अगर लगता है, उसको शक हुआ, अराउज्ड हिज सस्पिशियन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ वर्क, भैया आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो अदर ऑडिटर के वर्क के काम के लिए, नहीं है रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। इधर देखो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, अब अगर उसको शक हुआ मतलब उसको सस्पिशन अराइज हुआ किस चीज के बारे में, रिलायबिलिटी ऑफ हिज वर्क, तो आप रेस्पॉन्सिबल हो सकते हो, क्योंकि अब आपको चेक करना है। तो अगर आपको शक ही नहीं हुआ, आपको सस्पिशन अराइज ही नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमें तो वैसे भी कोई सस्पिशन अराइज नहीं होता, सब अच्छा ही काम करते हैं। सर सुनो दूसरा पॉइंट, व्हेन प्रिंसिपल ऑडिटर हैज टू बेस हिज ओपिनियन, देखो उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे तो अपना ओपिनियन करना है, लेकिन वो उसको रिलाई करना है किसी और स्टेटमेंट्स में या कौन सी रिपोर्ट्स पे, किसी दूसरी स्टेटमेंट या रिपोर्ट जो अदर ऑडिटर ने बनाई है उस पर रिलाई करना है। कहां पे रिलाई करना है सर, अदर स्टेटमेंट, या मतलब उसको रिलाई करना है अपॉन स्टेटमेंट या कोई रिपोर्ट है जो अदर ऑडिटर की है, तो भैया रिपोर्ट में क्लियरली बता दे। अगर तुझे ओपिनियन देना है, हमें ओपिनियन देने के लिए तो बुलाया, ठीक है, हम ओपिनियन देंगे, कोई रोक नहीं सकता हमको, हमें उसी के पैसे ले रहे हैं, ठीक है, और ओपिनियन हम देते ही हैं ट्रू और फेयर। बट अब सुनो मेरी बात, अगर ओपिनियन देना है अपने को, पर अपने को ओपिनियन देते समय किसी स्टेटमेंट, किसी रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर के उस पर रिलाई करना पड़ रहा है मेरे भाई, तो क्लियरली लिख दे, क्लियरली लिख दे क्या, डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, कि भैया ये डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इतना काम मेरा, इतना काम उसका था, ठीक है।
डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी बाय इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड बाय, कितना एक्सटेंट तक ऑडिटेड हुआ है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कितना एक्सटेंट तक ऑडिट किया अनदर ऑडिटर ने या अदर ऑडिटर ने, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बता देना भाई, ठीक है। अब बताओ, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर ने कोई नोटिस की मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज, उसको लगा कि ये गलत है, तो भैया अदर ऑडिटर को बता दे और वो इनकॉर्पोरेट कर दे अपने रिपोर्ट में। और ऐसे ही अगर वो उसको मिल जाती है अदर ऑडिटर को, तो उसको भी बताना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में देखो, हम तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एक्सेप्ट अगर हमें अराउज नहीं हुआ है सस्पिशन अगर रिलायबिलिटी ऑफ वर्क के बारे में। हम तो अपना ओपिनियन देने आए हैं, लेकिन ओपिनियन देते पे अगर हमको उसके वर्क, उसके स्टेटमेंट पे, उसके रिपोर्ट्स पर रिलाई करना पड़ा, तो हम क्लियरली बता देंगे रिपोर्ट में कि इतनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इतना एक्सटेंड तक का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिट उसने किया, मैंने नहीं किया, अदर ऑडिटर ने किया, ठीक है। और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आई तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये था, फैक्टर्स याद होने चाहिए। देखो मैं बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन, ये प्रिंसिपल ऑडिटर का प्रोसीजर्स और ये कोऑर्डिनेशन वाले ये रोल, ये तीन चीज ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। और वो तीन चीज मैं बताया हूं आपको, रट लेनी है, सीधा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में आएगी, लिखना है, 5 नंबर लेना, बात खत्म, 3 दिन बाद भूल जाना, कोई टेंशन नहीं। सर प्रिंसिपल ऑडिटर प्रोसीजर बताओ, प्रिंसिपल ऑडिटर का प्रोसीजर्स बताओ सर, प्रिंसिपल ऑडिटर का प्रोसीजर्स बताओ, प्रिंसिपल ऑडिटर का प्रोसीजर बताओ सर। उसका राइट है, देखो मैंने ये लिखा, आप भी अपने कॉपी में पेन से अपने हाथ से लिखिए, आपको भी ऐसा ही याद रहेगा, ठीक है। तो सर अब देखो, राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर का प्रोसीजर बताओ, राइट है उसका विजिट करने का, मतलब उसको विजिट कर सकता है ना वहां पे कंपोनेंट को, राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट कंपोनेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। और वहां विजिट करके क्या घूमने जाएगा, लंच करने जाएगा, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करेगा? तो देख लो, पहला राइट है कि वो विजिट करेगा बुक्स, उधर कंपोनेंट्स को, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करेगा। और सर प्रोफेशनल कंपिटेंस भी देख लेना अदर ऑडिटर की, प्रोफेशनल कंपिटेंस भी उसकी देख लेना, दोनों पॉइंट आओ उधर। राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट कंपोनेंट एंड एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई दिक्कत नहीं, कंसीडर करने लेना प्रोफेशनल कंपिटेंस, ठीक है, मजा में। अब सर आ गया हो, या प्रोसीजर में नीचे अलग से 5 पॉइंट दिए, ये 5 पॉइंट आपको याद करने। पहले एडवाइस देंगे उसको, दूसरे भी एडवाइस देंगे, पहली एडवाइस दूसरी एडवाइस, ठीक है। पहले मैं थोड़ा बहुत कहेंगे भाई देख तू वर्क पर है, पहले एडवाइस देते हैं ना, थोड़ा प्यार से देते हैं, और सेकंड वाले पे चढ़ जाएंगे उस पर, ठीक है। और पहले वाले में एडवाइस क्या देंगे, इधर आओ, पेन चेंज करने दो। एडवाइस करेंगे उसको कि भैया तेरे वर्क को यूज कर रहा है, मैं तेरे रिपोर्ट को यूज करूंगा, तो एडवाइस रिगार्डिंग द यूज ऑफ हिज वर्क और इसका रिपोर्ट, और उसको इन्फॉर्म कर देंगे, उसको बैठाएंगे और उसको इन्फॉर्म कर देंगे। सर उसको इन्फॉर्म कर देंगे, बैठा के इन्फॉर्म करेंगे, मतलब इन्फॉर्म करेंगे 3 चीजों के बारे में। बैठाने को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यहाँ पे आके बैठ, SIT बैठ, और ये मेरी बात सुन, वापस से सुनो। एडवाइस करेंगे उसको रिगार्डिंग द यूज ऑफ हिज वर्क एंड हिज रिपोर्ट, और उसको इन्फॉर्म कर देंगे 3 चीजों के बारे में। सर देखो, एडवाइस करेंगे अदर ऑडिटर रिगार्डिंग द यूज ऑफ हिज वर्क, तेरे काम का वर्क यूज करेंगे और तेरी रिपोर्ट यूज करेंगे, और क्या करेंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे किस चीज के बारे में, SIT। सर S मतलब कौन से एरियाज पे स्पेशल कंसिडरेशन देना है, बस वो देख। T मतलब टाइम टेबल क्या होना चाहिए कंप्लीशन फॉर ऑडिट का, और I से प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन, प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन, सिंपल। S मतलब एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन, I फॉर रटो भाई, कोई तुम्हारा टाइम नहीं है, एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन, मेरे को याद है, तुम लोग याद करो, ठीक है। एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट, T फॉर टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑडिट। आपको याद हो गया, चलो ठीक है। एडवाइस करेंगे कि भैया तेरा वर्क, तेरी रिपोर्ट में यूज करूंगा और उसको इन्फॉर्म कर दूंगा, SIT 3 चीज के बारे में। और उसके बाद में अब दूसरी वाली एडवाइस तो मैंने बोला था ना, पहले एडवाइस तो बस बोला तेरा काम यूज करूंगा, इतना ही बोला ना अपन ने, तेरी रिपोर्ट यूज करूंगा, और बैठा के बता दिया ये देख इस पे स्पेशल कंसिडरेशन दे देना, ठीक है। उसको मतलब इंटर कंपोनेंट के बारे में बता दिया, प्रोसीजर्स, और T फॉर टाइम टेबल बता दिया। तो पहली वाली मीटिंग में यही तो एडवाइस करेंगे, दूसरी बार में तो मार डालेंगे, सारा बताएंगे उसको, सारा मतलब सर उसको एडवाइस करेंगे सारा। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और A फॉर ऑडिटिंग। देखो उसको एडवाइस कर देंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। इसको ऐसे याद रखना, सारा SAR है, सारा मतलब सिग्निफिकेंट, A मतलब अकाउंटिंग, R मतलब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और A मतलब ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट, सिंपल। उसके बाद में उसको देखो, जब एडवाइस करें तो साथ साथ डिस्कस भी कर लेंगे। ये दोनों बैठे ना इधर, इधर दोनों को देखो, हाँ बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मजनू भाई वाली पेंटिंग। तो सर सुनो, ये दोनों लोग बैठ के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये क्या करेंगे, दोनों लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोसीजर अप्लाई करने हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लो। और प्रिंसिपल ऑडिटर, ये प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, रिव्यू करेगा रिटर्न समरी को। सर देखो अपन ने पढ़े अभी प्रोसीजर्स में 2 पॉइंट, पहले एडवाइस कर दिया रिगार्डिंग द वर्क यूज ऑफ हिज वर्क, मतलब उसका वर्क और उसकी रिपोर्ट, और इन्फॉर्म कर दिया SIT के बारे में, ठीक है। और उसको एडवाइस कर देंगे सारा के बारे में, सारा मतलब सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, रिक्वायरमेंट के बारे में, और डिस्कस करेंगे बैठ के कि ये प्रोसीजर अप्लाई करना, और रिव्यू कर लेंगे रिटर्न समरी। मजा आया, मजा आया सर। अब देखो, अब उसने काम कर लिया होगा, कुछ फाइंडिंग मिली होगी, तो फाइंडिंग को कंसीडर कर लेना और डॉक्यूमेंट कर लेना वर्किंग पेपर। कितना आसान है, इधर आओ। पूरे के पूरे आपको पॉइंट याद हो गए, एग्जाम में आए तो लिख देना बस, पेन नहीं रुकना चाहिए।
सर प्रिंसिपल ऑडिटर का प्रोसीजर, राइट टू विजिट कंपोनेंट एंड एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट, कंसीडर करेगा प्रोफेशनल कंपिटेंस प्रोसीजर्स में क्या, एडवाइस रिगार्डिंग द यूज ऑफ हिज वर्क, और इसको इन्फॉर्म कर देंगे प्लानिंग स्टेज में ही कि इन्फॉर्म कर देंगे किसके बारे में, एसआईटी स्पेशल एरियाज वाले, आई से सर था आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन, टी से टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ठीक है, और उसको एडवाइस कर देंगे सारा सारा मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और उसके बाद में सर बैठेंगे और उसके साथ बताएंगे ये प्रोसीजर अप्लाई करना, इसमें भी डिस्कस करेंगे, डिस्कस किया प्रोसीजर ये अप्लाई करना, रिव्यू कर लेंगे, रिटर्न समरी कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट कर लेंगे वर्किंग पेपर को। ऐसे याद रखना भाई मेरे, लिख लेना प्लीज। रिपोर्टिंग कंसिडरेशन में आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड करके छोड़ देंगे। सर एक्सप्रेस करने के क्वालिफाइड ओपिनियन, हाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं ना क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन। अगर हम कब करेंगे, जब हम पे कोई लिमिटेशन ऑफ स्कोप है। भैया लिमिटेशन ऑफ स्कोप में अगर हम दो ही ऑप्शन अपने पास, डिस्क्लेमर कर देते हैं अगर मटेरियल और परवेसिव है, और अगर बस मटेरियल है परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कंक्लूड करता है वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर कैनट बी यूज, इसका काम यूज नहीं कर सकता मैं, या मैं अभी तक सफिशिएंट ऑडिट अपना एडिशनल प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर पाया हूं, वर्क यूज नहीं कर सकता, हैज नॉट बीन प्रिंसिपल ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म द सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर्स, तो एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन, कहां दिक्कत है। और अगर अदर केसेस में मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर सकता है, हाँ कर सकता है भैया, नेचर और सिग्निफिकेंस देख लेना मैटर का और इशू कर देना, अगर उसको रिक्वायर है मॉडिफिकेशन तो मॉडिफाई कर दो, ठीक है सर, मजा आया। आगे आओ सर, पूछ लिया कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिटर्स में क्या लिखेंगे सर, 5-6 पॉइंट दिए, याद कैसे रहेंगे जिंदगी में। बस सर कोऑर्डिनेशन मतलब कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, कम्युनिकेशन को इंग्लिश में सफिशिएंट लाइजन बोलते हैं, सफिशिएंट लाइजन बिटवीन प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब कम्युनिकेशन सर, कोऑर्डिनेशन मतलब अदर ऑडिटर और प्रिंसिपल ऑडिटर कोऑर्डिनेट करेगा, 1 पॉइंट फ्री में मिलेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का ऑडिटर में मतलब सफिशिएंट लाइजन, तो सफिशिएंट लाइजन होना चाहिए। अब सर वो इसको एडवाइस तो हमेशा ही करेगा, तो प्रिंसिपल ऑडिटर एडवाइस करेगा कोई भी मैटर को जिसको इंपॉर्टेंट है बियरिंग ऑन अदर ऑडिटर, कोई दिक्कत नहीं। अब यार प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे ना तो उसको क्वेश्चन पे बोलेगा ये क्वेश्चन ले, और उसको रिक्वायर करेगा कि भैया ये तू आंसर कर दे ये क्वेश्चन का, ठीक है। और अगर तो फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है ना उसको रिस्पॉन्ड करेगा, यही लास्ट वाले 2 पॉइंट है कि अदर ऑडिटर रिस्पॉन्ड कर देगा कोई क्वेश्चन को जो दिया है प्रिंसिपल ऑडिटर ने, और प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे तो मे रिक्वायर अदर ऑडिटर टू आंसर ए डिटेल क्वेश्चन है। तो सर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिटर आएगा तो सारे पॉइंट लिख देंगे कि हाँ सर सारे पॉइंट लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे दिमाग में कम्युनिकेशन है सर, कोऑर्डिनेशन मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन मतलब सफिशिएंट लाइजन होना चाहिए सर। उसके बाद में सर एडवाइस तो करता रहता है सर, क्या बता रहे हो, रिक्वायर करोगे कि भैया तू ये क्वेश्चन डिटेल है उसको आंसर कर, फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। मजा आया। अब रोल क्या है सर, वो ऊपर वाला फोन करे जाएगा बोले जाएगा और नीचे वाला माने जाएगा, यही रोल है। प्रिंसिपल ऑडिटर फोन करेगा सर फोन करने वाला जमाना नहीं है सर, मेल वेल करना पड़ेगा, मतलब भैया रिटर्न कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे, तो अब दिमाग में ऐसे रखो कम्युनिकेट करेंगे पर रिटर्न करेंगे, तो उसने रिटर्न कम्युनिकेशन किया, वो कम्युनिकेशन करते जाएगा, ये कर वो कर, तो ये क्या करेगा उसको कोऑर्डिनेट करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा, ये कोऑर्डिनेट, वो कम्युनिकेट ये कोऑर्डिनेट। मैं रोल बता रहा हूँ प्रिंसिपल ऑडिटर के और रोल बता रहा हूँ अदर ऑडिटर के, ठीक है। और आपको ऐसे ही याद रखना है कि वो कम्युनिकेट करेगा, हाँ जी सर वो कम्युनिकेट करेगा, तो ये कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है कोऑर्डिनेट। वो एडवाइस करेगा कि ये कर, ये जो उसके मैटर आए अटेंशन में जब काम कर रहा था, एडवाइस अनदर ऑडिटर ऑफ एनी मैटर्स दैट हैज कम टू हिज अटेंशन, तो एडवाइस करेगा द मैटर्स दैट हैज कम टू हिज अटेंशन, तो वो अगर एडवाइस कर रहा है तो ये इंश्योर करेगा कंप्लायंस, ठीक है। और लास्ट में वो रिक्वायर कर सकता है कि तू आंसर कर डिटेल क्वेश्चन तो ये उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। कम्युनिकेट, रिटर्न कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट, एडवाइस, इंश्योर कंप्लायंस। आंसर करना है वो रिक्वायर कर सकता है क्वेश्चन का, तो ये रिस्पॉन्ड करेगा। मजा आया, 600 खत्म, 13 मिनट में आपका ऐसे 600 खत्म। अब करेंगे सवाल, कौन बनेगा ये क्वेश्चनों के जवाब देके करोड़पति तो नहीं बनोगे आप। चलो लास्ट से देखते हैं, देख लो। प्रीवियस ईयर जुलाई 21 का क्वेश्चन है, मैंने कहा था ये क्वेश्चन मुझे याद चाहिए तो याद चाहिए। व्हाट फैक्टर्स विल बी कंसिडर्ड बाय यू, कोई कहानी आप पढ़ना, मैंने हाईलाइट कर दिया है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन से आप रेफर करोगे सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। तो व्हाट फैक्टर्स यू विल बी कंसिडर्ड, व्हाट फैक्टर्स विल बी कंसिडर्ड बाय यू व्हाइल एक्सेप्टिंग द पोजीशन एज प्रिंसिपल ऑडिटर। अगर आपको याद है तो अच्छा है, याद नहीं है तो राम का नॉलेज लेके क्या करोगे आप, परफॉर्म करोगे एडिशनल प्रोसीजर्स। प्लीज इसको याद रख लेना, मैं वापस रिवाइज नहीं करा सकता। रोल बता दो प्रिंसिपल ऑडिटर का, रोल बता दो भैया, इशू कर रिटर्न कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट, ये कोऑर्डिनेट, वो एडवाइस, ये इंश्योर कंप्लायंस। वो क्या करेगा कि क्वेश्चन को भर के दे, ये रिस्पॉन्ड कर देगा। सर इतना आसान है क्या, पढ़ना पड़ता है सर। ये
प्रिंसिपल ऑडिटर है, वर्किंग पेपर्स के बारे में उसको बोला है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि भैया पेपर शेयर कर दे और क्या है कि वो क्या क्या उसका यूज कर सकता है क्या अनदर ऑडिटर पे, सारा प्रोसीजर्स पे लिख देना। इसने तो 2 ही लिखा है, किससे क्या करना है, यूज कर सकता है उसका वर्क और रिपोर्ट को प्लानिंग स्टेज पे वो करेंगे कोऑर्डिनेट, उसके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में करेंगे डिस्कस। देखो यहाँ सब लिख दिया था मैंने, डिस्कस करना है कि अनदर ऑडिटर का प्रोसीजर्स क्या है, फिर उसकी समरी को वो रिव्यू करेगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं। और ऐसे 230 पे जो अपन और SQC1 में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप लोग को पता है वही लिखना है यहाँ पे, तो एक बार रीड कर लेना। तो देखो वर्किंग पेपर वो जो मांग रहा है उसके वो तो मांग सकता है क्या, वो मांग तो नहीं सकता। वो अगर वो चाहे तो एक्सट्रैक्ट और कॉपीज वगैरह दे सकता है, पोर्शन वगैरह शेयर कर सकता है, बट वो ऐसा है कि पूरा का पूरा वर्किंग पेपर प्रिंसिपल ऑडिटर मांगे तो प्रिंसिपल ऑडिटर वाज नॉट विद इन द राइट फॉर आस्किंग ऑफ शेयरिंग सच वर्किंग पेपर्स। वो वर्किंग पेपर सारा नहीं, वो ऑडिटर के डिस्क्रिप्शन पे है, मतलब वो चाहे तो शेयर कर सकता है। अपन ने SQC1 में ही पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 SQC1 भी अपना डाला हुआ है यूट्यूब पे, देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 31 उसी के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, मैं बता देता हूँ क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर के बारे में, कि वो रेस्पॉन्सिबल होगा क्या। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या, डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि नॉट रेस्पॉन्सिबल एक्सेप्ट इन द सर्कमस्टेंसेस, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना। क्या है, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा एक्सेप्ट इन द सर्कमस्टेंसेस, उसको सस्पिशन अराइज हुआ है और अपने जब ओपिनियन कर रहा है तो कितना एक्सटेंड तक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर ऑडिटर ने ऑडिट किया वो चेक देख लेना, वो देख लेना, मतलब भैया लिख देना रिपोर्ट में कि उसको क्लियरली क्या कर देना, स्टेट कर देना कि डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपके चारों क्वेश्चन ये खत्म, 1 2 3 4 5 जितने भी खत्म है भाई, ठीक है। ऐसे 600 खत्म। ऐसे 610, ऐसे 610 का क्या नाम है सर, देखो ऐसे लिखो 610 ऐसे लिखना है अपने को 610, इसका मतलब यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर को यूज करेंगे, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करेंगे, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है सर। इसका स्कोप क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो उसका वर्क यूज करेंगे, मतलब वर्क यूज करेंगे वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ले लेंगे, यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे अप्लाई नहीं होगा अगर आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहां से अप्लाई होगा। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती भैया, अभी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा ओपिनियन, रिमेन सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। इंटरनल ऑडिट फंक्शन और डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है, 2 ही चीज। सर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन हम लोग ने डिस्कस कर लिया है इंटरनल ऑडिट वाले चैप्टर में, ठीक है। उसका अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग ने यही डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैं आपको बस ऊपर से बता देता हूं और ये याद रख लेना, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, एक्टिविटी रिलेटिंग टू गवर्नेंस, ठीक है। एक्टिविटी उसमें पूरा याद कराए आपको, बस इसमें रीड कर देता हूं, वहां भी आप ये इंटरनल ऑडिट का पूरा लेक्चर देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। यहाँ पे बस देख लो, एक्टिविटीज रिलेटेड टू गवर्नेंस, एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। और इंटरनल कंट्रोल में उन्होंने इसने अलग से क्या लिखा है वो ध्यान देखो, इवेल्युएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। फाइनेंशियल, अगर आपको इवेल्युएट करना है तो आप फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करोगे, ठीक है, एग्जामिन करोगे फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को। अगर ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन कर रहे हो तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो देखनी पड़ेगी और लास्ट में रिव्यू देखना पड़ेगा ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। यही है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। क्या है सर, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में क्या, इवेल्युएट करो इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। फिर एग्जामिन करो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, अगर ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन एग्जामिन कर रहे हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रिव्यू करना पड़ेगा, हाँ जी सर रिव्यू करना पड़ेगा, और आप लॉज के और रेगुलेशन के साथ कंप्लाई कर रहे हो क्या वो चेक कर लो। वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर फंक्शन। देखो अब सुनो, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, वर्क कौन सा, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का कौन सा काम आप यूज कर सकते हो, आप मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है। सर कौन सा काम यूज कर सकता है, ये जाके OTT पे देखो, एक सेकंड, नीचे वो स्क्रीन चली गई थी। सर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, ये आपको देखना है। तो कैसे पता चलेगा, आप OTT पे जाके देखो, OTT पे जाके अपन क्या चेक करेंगे कि इस OTT की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है और ये सब्सटेंसिव प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। तो ओ से सर ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, ये वाला वर्क इंटरनल ऑडिटर फंक्शन का एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट यूज कर सकता है। सर T मतलब ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन में मदद ले सकता है, ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर
अगर किसी कंप्लायंस का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ देखना है कि ये कंप्लायंस हो रहा है ना, तो आप ये इसकी भी हेल्प ले सकते हो। तो मतलब आप वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो यूज कर सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर, दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। तो ये अगर आपको देखना है कि कौन से काम यूज करने, ओटीटी पे देखो सर, ओ से ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, टी से ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन, टी से टेस्टिंग कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ओटीटी पे आपने क्या देखा, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, और एसपी मतलब सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ओटीटी पे जाके अपन क्या करेंगे, ओटीटी पे अपन जाके क्या करेंगे, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स देखेंगे और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स देखेंगे, ऐसे याद रखना। ओटीटी पे जाके हम लोग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल देखेंगे और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो देखो, टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स याद रहेगा। ओटीटी से 3 से ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंटरी काउंट, टी से ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन, टी से टेस्टिंग कंप्लायंस, ये वाले काम यूज कर सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर, जो परफॉर्म किए किसने, आईएएफ ने। सर इवेल्युएट करो कि वेदर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। भैया इवेल्युएट करना है क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने जो काम किया है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम को यूज किया जा सकता है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए आपको 3 चीज देखना पड़ेगा। कैन बी यूज्ड, अगर ये क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस बाय इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग। ये 3 चीज को इवैल्यूएट करो, इस पे आपका क्या डिसीजन आता है। अगर मतलब ये 3 को आप इवैल्यूएट करो तो यूज कर लेना, इन 3 को इवैल्यूएट करो और आपको पता चल जाएगा तो नॉट यूज, ठीक है। पहले मतलब कैन बी यूज और नीचे वाले 3 में कैन नॉट बी यूज, ठीक है। तो इससे अपन क्या कर लेंगे, इवैल्यूएट कर लेंगे वेदर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटर। सर 2-3 बार एक ही बात क्यों बोल रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको कैसे याद रखोगे सर, आपका ऑर्गेनाइजेशन देखो, मैंने गंदी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो ये क्या हरी पीली ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर, और इसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस होगा, हाँ जी सर, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस और उसकी रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सपोर्ट करते हैं ना ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। बड़ा सा वो बनाया है सर, देखो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन की रिलेवेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। दूसरा एलओसी, तीसरा एसएनडी। सर ये क्या ऊपर आओ, सर आपको डिटरमाइन करना है कि वर्क यूज कर सकते हैं ना, वेदर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटर। तो आपको ये चीज इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। क्या इवैल्यूएट करने पड़ेंगे कि एक्सटेंड टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस और रिलेवेंट पॉलिसीज प्रोसीजर सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एलओसी था सर, मतलब लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस आप देखना। और क्या देखोगे, क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन अप्लाई करता है सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो अगर इनका वर्क आप कब यूज कर सकते हो, कैन बी यूज्ड फॉर, अगर ये वाली 3 चीजें इवैल्यूएट करो। क्या इवैल्यूएट करोगे कि एक्सटेंड टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शन, क्या उस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है और या फिर रिलेवेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन का या इंटरनल ऑडिटर का, वही बात है। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एलओसी और एसएनडी मतलब सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करते हैं ना, अप्लाई करते हैं ना, और इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल। ये एसएनडी लिख दो यहाँ पे, एलओसी लिख दो, और ये ऊपर वाला ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस, रिलेवेंट पॉलिसीज प्रोसीजर सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो इस केस में यूज कर सकते हैं। सर यूज नहीं कर सकते कब, जब एडिक्वेटली सपोर्ट नहीं करता है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन को ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस और रिलेवेंट प्रोसीजर्स। सर सफिशिएंट कॉम्पिटेंस ऊपर होना चाहिए था, इधर लेक है सर, क्या है, लेक सफिशिएंट कॉम्पिटेंस। और यहाँ पे क्या था, एसएनडी क्या होता है सर, उधर एसएनडी था कि अप्लाई करता है, यहाँ पता चला कि अप्लाई नहीं करता है। एसएनडी मतलब सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आप आगे आओ सर, आगे इसको एक बार रब करने दो। सर आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन क्या करना है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क, क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज। सर आपने यहाँ क्या डिटरमाइन किया, यहाँ आपने इवेल्युएट किया क्या इनका वर्क यूज हो सकता है। यहाँ आपको डिटरमाइन करना है कितना, नेचर और एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी यूज। क्या डिटरमाइन करना है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी यूज। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको डिटरमाइन करना है नेचर और एक्सटेंट ऑफ वर्क, तो आप क्या करोगे, तो सर आप ये 4 चीज लिखोगे। सर इसका आंसर कैसे याद रखेंगे, बड़े बड़े पॉइंट लग रहे हैं। सर डिटरमाइन करना है नेचर, तो ठीक है, नेचर एंड स्कोप को कंसीडर करेगा कौन, एक्सटर्नल ऑडिटर। सर एक्सटेंट, तो कितना एक्सटेंट तक इन्वॉल्व होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है, इतना याद रखना, एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। और उसके बाद में क्या है सर, देखो आप नेचर और एक्सटेंट को क्या करोगे, आप कितना एक्सटेंट तक अगर आपको वर्क यूज करना है, ये तो जजमेंट पे बैठ देना सर, और ये जजमेंट अगर आपका निकल जाए तो कम्युनिकेट कर देना। सर फिर से सुनो, डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज। तो
नेचर एंड स्कोप, एक्सटेंट कितना, एक्सटेंट क्या सर, एक्सटेंट से क्या था, एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद में आप देखो एक्सटेंट सर जजमेंट पे बेस्ड है सर, एक्सटेंट कितना एक्सटेंट यूज कर सकते हैं, जजमेंट पे बेस्ड है, जजमेंट निकलता है कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है। लास्ट में आप कम्युनिकेट कर देगा एक्सटर्नल ऑडिटर, क्या कर देगा एक्सटर्नल ऑडिटर इन कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी, वो बता देगा प्लान स्कोप, देखो ये तो सबसे पहले ही करता है वो नॉर्मल वाली लाइन की प्लान स्कोप और टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या, ये कम्युनिकेट कर देना टीसीडब्ल्यूजी को, ठीक है, तो ये कम्युनिकेट कर देगा। बट इस ऐसे के हिसाब से क्या कम्युनिकेट करना चाहिए आप लोग खुद सोचो ना, इसके हिसाब से वो कैसे प्लान कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर का काम यूज करने को। तो हाउ द एक्सटर्नल ऑडिटर हैज प्लान टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कितना सिंपल है, एक्सटर्नल ऑडिटर कम्युनिकेट कर देगा टीसीडब्ल्यूजी को, शेयर कर देगा क्या प्लानिंग स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर, और कम्युनिकेट क्या करेगा कि कैसे वो एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान कर रहा है टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, क्या एक्सटेंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ये देख लिया, और नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, तो डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी यूज, तो आप क्या लिखोगे किसका, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, तो डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज, तो नेचर मतलब नेचर एंड स्कोप, एक्सटेंट मतलब सर कितना एक्सटेंट तक एक्सटर्नल ऑडिटर इन्वॉल्व है, जजमेंट निकाल के कम्युनिकेट कर देंगे। तो क्या कम्युनिकेट करना है सर, कम्युनिकेट करना ओवरव्यू प्लान स्कोप टाइमिंग ऑफ ऑडिट, और कैसे ये एड्रेस ये कैसे प्लान कर रहा है यूज करने के लिए वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, ठीक है। ये हो गया आपके, सर आपने जजमेंट वाला पॉइंट पे अभी तक क्यों नहीं समझा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है सुनो, इस क्वेश्चन में आप जजमेंट के बारे में लिखोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप जजमेंट के बारे में लिखोगे, ठीक है, और जब डायरेक्ट असिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो अब उसमें जजमेंट के बारे में लिखोगे आप, तो ये वाला जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है, इसको अपन याद करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अगर जब डिटरमाइन कर रहे हो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज, तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नल ऑडिटर को सारे के सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट तो खुद ही करने पड़ेंगे ना, तो एक्सटर्नल ऑडिटर शेल मेक ऑल द सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द ऑडिट एंगेजमेंट, फिर से सुनो इसको अच्छे से सुनो, एक्सटर्नल ऑडिटर को सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट खुद ही करने पड़ेंगे इन ऑल द एंगेजमेंट। सर कहाँ पे सर, एक बात बताओ, जहां पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे तो उसी को करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सर ज्यादा इन्वॉल्व कहाँ है कि प्लान और परफॉर्म करनी है ऑडिट, सो देखो ऑडिटर का दिमाग ज्यादा कहां पे लगता है सर, जहां पे ज्यादा जजमेंट हो। सर कहां पे ज्यादा जजमेंट है, देखो एक्सटर्नल ऑडिटर सेल मेक ऑल सिग्निफिकेंट जजमेंट, उसको सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट करने, तो सर उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो चार चीजें इंक्लूड है सर। देखो सिग्निफिकेंट जजमेंट उसको करनी पड़ेगी एंगेजमेंट में। अब पहला पॉइंट देखो सर, जहां पे मोर जजमेंट इन्वॉल्व है, मतलब प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग प्लान करना है, परफॉर्म करना है, कौन से रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन थोड़ी डिसाइड करेगा, ये तो एक्सटर्नल ऑडिटर खुद ही डिसाइड करेगा ना, तो ये जजमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर ही लेगा ना, सिंपल सी बात है। और इवेल्युएट करना ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस मिल गया तो इवेल्युएट करने के लिए कोई बाहर से आएगा या इंटरनल ऑडिटर को बोलेंगे तू कर ले, ये नहीं कर सकते ना, तो इस पे सिग्निफिकेंट जजमेंट कौन लेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर खुद लेगा। तो सर सुनो, एक्सटर्नल ऑडिटर शेल मेक ऑल द सिग्निफिकेंट जजमेंट इन दी ऑडिट एंगेजमेंट, कहां के सर, जहां पे मोर जजमेंट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि जहां पे प्लानिंग और परफॉर्मिंग करना है आपको रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स, जहां पे इवेल्युएट करना है जो ऑडिट एविडेंस आपने गैदर किया है, ठीक है सर। जहां पे हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट दी असर्शन लेवल, आपने असर्शन लेवल पर ही असेस कर लिया, क्या असेस किया कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, तो इस पे जजमेंट कौन देगा, कौन इस पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लेगा, सर एक्सटर्नल ऑडिटर लेगा सर। अब दो पॉइंट आपको नीचे वाले बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेस और लोअर। सर लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, यहाँ पे था ना कि उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, तो अगर लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे तो सिग्निफिकेंट जजमेंट तो कौन लेगा, इंटरनल ऑडिटर लेगा कि एक्सटर्नल ऑडिटर लेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर लेगा ना सर। तो अगर उसके कॉम्पिटेंस पे आपको डाउट है तो आप क्या करोगे, सिग्निफिकेंट जजमेंट खुद लोगे, कोई दिक्कत नहीं। सर अपन ने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट कर ली है, एडिक्वेटली सपोर्ट करती है सर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन को या इंटरनल ऑडिटर को, यहाँ पता चला लेस सपोर्ट करती है, लेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एडिक्वेटली सपोर्ट दी ऑब्जेक्टिविटी, तो लेस सपोर्ट कर रही है, लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है और मोर जजमेंट और हायर एसेस्ट है, तो उसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर को लेगा। प्लीज इसको याद करना है, मैं वापस से पढ़ाऊंगा, मेरा मन है ये, इसमें मैं कोई मेमोरी टेक्निक जानबूझ के नहीं बनाया, अभी बना देता कि ये कुछ भी लिख देता और 4 पॉइंट बोल के आगे बढ़ जाता, नहीं, मैं चाहता हूं ये आप याद रखो, ये रटना है भाई साहब, अगर आया ना ये 610 तो उसमें तो लिखना ही लिखना है। तो इसमें जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट है कहाँ, एक्सटर्नल ऑडिटर शेल मेक ऑल द सिग्निफिकेंट जजमेंट इन ऑडिट, कहाँ जहां मोर जजमेंट इन्वॉल्व है सर, कहां पे होता है जब आप प्लान और परफॉर्म कर रहे हो रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स और इवेल्युएट कर रहे हो ऑडिट एविडेंस गैदर्ड, सर जहां पे हायर रिस्क ऑफ क्या हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कहां पे एट द असेशन लेवल, लेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस की और रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सपोर्ट दी ऑब्जेक्टिविटी और लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो प्लीज ये अब आपको यह याद हो गया सर, डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड, तो सर नेचर कंसिडर नेचर एंड स्कोप
उसके बाद एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, और क्या सर, कम्युनिकेट कर देगा जजमेंट निकाल के, और जजमेंट पे अपन ने कहानी बहुत बार सुन ली। अब सर यूज करना है वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो इस पे क्या करेंगे भैया, यूज करना है उसका वो काम। पहले जाओ डिस्कस और कोऑर्डिनेट करो इंटरनल ऑडिट फंक्शन से। यूज करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम, तो उसके जैसे डिस्कशन करो, कोऑर्डिनेट करो, बात खत्म। कभी आप भी देखो, अगर आप आपने ऑडिट किए, इंटरनल ऑडिट का काम आप यूज करते हो, तो पहले जाके उनके मैनेजर्स वगैरह से डिस्कस करते हो ना, तो डिस्कस करो और कोऑर्डिनेट करो इंटरनल ऑडिट फंक्शन से। अगर उनका काम यूज करना है, उनकी रिपोर्ट रीड करो, सेल रीड रिपोर्ट दी रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और उसके बाद में ये चेक कर ले भाई अब उनका काम यूज करने जा रहा है, अच्छा लगा, तूने डिस्कशन कर लिया, कोऑर्डिनेशन कर लिया, ठीक है, उसके बाद उनकी रिपोर्ट भी पढ़ ली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर अब ये देख ले, क्या देख ले मेरे भाई, की डिटरमाइन कर एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। उसका काम यूज करने से पहले यू हैव टू डिटरमाइन दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज एडिक्वेट और नॉट। तो क्या डिटरमाइन करोगे, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसके लिए आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करेंगे पड़ेंगे टू डिटरमाइन दी एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। तो आपको डिटरमाइन करना है, तो सर कैसे करोगे, कि देखो सर ये देखो, अगर आप वर्क को आपको इवेल्युएट करना है कि एडिक्वेट है कि नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे। तो उसके लिए आप क्या क्या इवेल्युएट करोगे, कि वर्क, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और कंक्लूजन, तीनों को सर्कल कर देना। देखो वर्क जो है वो क्या है, प्रॉपर्ली प्लान्ड है, परफॉर्म है, सुपरवाइज्ड है, रिव्यूड है, डॉक्यूमेंटेड है। वर्क जो है वो फंक्शन का मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन का प्रॉपर्ली प्लान्ड, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेड है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुके हैं, और जो कंक्लूजन रीच हुए हैं वो अप्रोप्रिएट है, तो मतलब वर्क एडिक्वेट है। वेरी सिंपल। और लास्ट वाला, नेचर एंड एक्सटेंट of external auditor procedures shall be responsible to the external auditor evaluation of। देखो नेचर और एक्सटेंट कैसे डिटरमाइन करोगे, जो आपने इवेल्युएट, जो एक्सटर्नल ऑडिटर ने इवेल्युएशन किया, किन चीज़ों का इवेल्युएशन किया सर, देखो यहाँ जजमेंट था, मोर जजमेंट, तो यहाँ सीधा कह दिया कि आप पहले ने आपने वो इवेल्युएट किया होगा जजमेंट, अमाउंट ऑफ जजमेंट। यहाँ रोम रिस्क में असिस्ट, यहाँ पे भी असिस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या था कि भैया रिलेवेंट पॉलिसीज कितना सपोर्ट करती है, तो कितना सपोर्ट करती है, एक्सटेंड क्या है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, सेम पॉइंट रिपीट कर दिए, ठीक है। अब सुनो वापस से ये आंसर, अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो यूज करना है वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन, रीड द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, परफॉर्म एसएपी मतलब सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये डिटरमाइन करने के लिए आप चेक करोगे कि वर्क परफॉर्म होता है, उसके बाद ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं ना, तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ना, और जो कंक्लूजन है वो अप्रोप्रिएट है, और वर्क जो आपने प्लान किया था, जो वर्क है वो प्रॉपर्ली प्लान, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। ये आपको ये 3 पॉइंट। और नेचर एंड एक्सटेंट वाला इवेल्युएशन होगा जो ऑडिटर ने किया है 4 चीजों के बारे में, वो 4 चीजें सेम है। यहाँ पे मोर, हायर, लेस, लो था, उसके अगर वो हटा दिया, बस लिख दिया जजमेंट का अमाउंट, असिस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एक्सटेंट कितना वो सपोर्ट करता है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस कितना इंपॉर्टेंट है, हो गया याद अपने को। एक्सटर्नल ऑडिटर कब यूज नहीं करेगा इंटरनल ऑडिटर को, टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, अगर उसको थ्रेट लगता है ऑब्जेक्टिविटी वाला। पहले बात अपना ऑब्जेक्टिविटी है, अपन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिट देख रहे हैं, उसी पे थ्रेट लग गया। दूसरे पे अपन ने पढ़ा था लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, तो लैक करता है सफिशिएंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, तो डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज नहीं करेंगे। कितना सिंपल है। आओ सिग्निफिकेंट जजमेंट पे आओ सर, सिग्निफिकेंट जजमेंट पे क्या है सर, इधर आओ। देखो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ना वो मैं चाहता हूँ याद कर लो, अभी याद कर लो, बाद में नहीं आओ, तो थोड़ा मुझे पता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे होगा, बट याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जो एग्जाम में है वही याद नहीं हो तो फिर रिवीजन का क्या पर्पज है, मैं तो एक बार बोल के भाग जाता, ठीक है, वो बैठ मेरे फिर टेंशन रहता है, तो मैं याद तो नहीं होगा इसीलिए। सिग्निफिकेंट जजमेंट, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट कहाँ पे होते हैं सर, सिग्निफिकेंट जजमेंट कहाँ कौन से होते हैं सर, ये बताओ। अब इधर आओ, ये भी याद कर लेना, आ जाता है कभी कभी, ठीक है। सिग्निफिकेंट जजमेंट कहाँ होना है, तो एग्जाम जब भी पूछे ना सिग्निफिकेंट जजमेंट, दिमाग में एक ही चीज आना, कंटीजेंट लायबिलिटी है, अकाउंटिंग एस्टिमेट करना है। कंटीजेंट लायबिलिटी है, अकाउंटिंग एस्टिमेट आपका पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, ऐसा है। अभी ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से याद करोगे आप, सारे चारों पॉइंट लिख दोगे, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट करना है, ठीक है। अब आपको कंटीजेंट लायबिलिटी पे आपको चेक करना है, भैया कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है, बहुत खतरनाक हो सकती है, तो इसमें रिस्क ज्यादा है, तो आपको एसेस करना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कंटीजेंट लायबिलिटी है, उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये कंटीजेंट लायबिलिटी अगर खतरनाक है और ये लायबिलिटी में पूरी टर्न हो गई, ठीक है, और अपने को पेमेंट करना पड़ा, अपना गोइंग कंसर्न खत्म, पैसे गए सर,
सर फिर से बताओ। कंटीजेंट लायबिलिटी अकाउंटिंग एस्टीमेट है सर, और अगर अपने क्या करेंगे, इसको एसेस करेंगे, इसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और ये अगर अगर अपने को पे करनी पड़ी तो अपना गोइंग कंसर्न गया, ठीक है। तो इसलिए अपने को सफिशिएंट इसका क्या पढ़ना पड़ेगा सर, अपने को सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, देखो जूम करके देखो, सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। सर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि अभी टेस्ट परफॉर्म करके उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है, इसीलिए, ठीक है। वापस से देखो, कंटीजेंट लायबिलिटी अकाउंटिंग एस्टीमेट से एसेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्योंकि अगर ये अगर सही हो गया तो गोइंग कंसर्न गया अपना, ठीक है। उसके बाद में सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म करके अपन कंटीजेंट लायबिलिटी को एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर देंगे, तो एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, assess risk of material misstatement, evaluating sufficiency of test performance, evaluating the appropriateness of management use of going concern, ठीक है, evaluating significant accounting estimate, evaluating the adequacy of disclosure, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है मेरी जान, ठीक है। एसेस करोगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कंटीजेंट लायबिलिटी अकाउंटिंग एस्टीमेट था, गोइंग कंसर्न खतरे में आओगे अगर असली में बदल गई, तो सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म करके एडिक्वेटली डिस्क्लोजर हुआ ना, ये देख लो, काम खत्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लो, मैंने आपको बता दिया, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, यूजिंग वाला भी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट जजमेंट, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट जजमेंट इंपॉर्टेंट, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएटिंग वेदर द वर्क कैन बी यूज्ड, ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सारा याद करा दिया, सारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिटरमाइनिंग द नेचर एंड, क्योंकि देखो पेपर टफ आएगा, मैं को गारंटी कह रहा हूँ। आपको डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है सर, कि इंटरनल ऑडिटर को यूज कर सकते हैं क्या टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। सर डिटरमाइन करना है कि आप यूज कर सकते हो क्या, किसको सर, इंटरनल ऑडिटर को टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। तो सर देख लो कि एक्सटर्नल ऑडिटर को लॉज एंड रेगुलेशन ने मना नहीं किया फॉर प्रोवाइडिंग फॉर ऑब्टेनिंग डायरेक्ट असिस्टेंस, किससे, इंटरनल ऑडिटर से। तो लॉज एंड रेगुलेशन ने उसको प्रोवाइड नहीं किया। अगर उसको प्रोवाइड किया, अगर नहीं किया तो ठीक है, यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड, तो आप इवेल्युएट करोगे क्या सर, वही ऑब्जेक्टिविटी वाला पॉइंट, इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो ऑब्जेक्टिविटी और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को साथ में लिख दिया, ठीक है। तो उसके लिए आप उनका इवेल्युएशन करोगे, इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट, थ्रेट किसको, टू द ऑब्जेक्टिविटी और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। और जब ये कर रहे हो तो इंक्लूड कर लेना इंक्वायरी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, देखना दूसरा लाइन, जब इवेल्युएशन कर रहे हो एग्जिस्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स का, तो इंक्लूड मतलब इट शैल इंक्लूड इंक्वायरी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। अभी अपन ने देखा कि मतलब आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। तो इसके लिए कौन से फैक्टर रिलेवेंट होंगे सर, मैं आपको बताता हूं। पहला वाला लाइन तो सेम चीज दिया, एक्सटेंड टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रिलेवेंट पॉलिसीज प्रोसीजर सपोर्ट करती है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। कोई दिक्कत नहीं सर। आप एक बात बताओ, आपका किसी से इंटरेस्ट है, आप उनसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उनके डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, उनसे एसोसिएट होना पड़ेगा। आपसे किसी से आपको दोस्ती करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो कौन सा इंटरेस्ट होगा, ऑडिट में सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, तो आप उनसे जाके दोस्ती करना चाहते हो, तो उनके साथ एसोसिएट होना चाहते हो, तो उनसे एसोसिएट होने से पहले उनके जो डिवीजन जो डिपार्टमेंट में वो है उनसे आप एसोसिएट कीजिए। तो एसोसिएशन विद द डिवीजन और डिपार्टमेंट इन द एंटिटी टू विच द वर्क रिलेट, तो उनसे आप एसोसिएट कीजिए। और अगर आपके एसोसिएशन अच्छा है तो आपके उनके साथ क्या हो जाएंगे, फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप बन सकते हैं। तो फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप विद एन इंडिविजुअल वर्किंग इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी टू विच द वर्क रिलेट, ठीक है। तो आपके लिए बस क्या क्या चीजें, कौन से 4 फैक्टर रिलेवेंट है, पहला वाला सेम, एक्सटेंड टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रिलेवेंट पॉलिसीज प्रोसीजर सपोर्ट क्या करती है, ऑब्जेक्टिविटी को करती है। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एसोसिएशन करेंगे डिवीजन और डिपार्टमेंट से जिसका वर्क रिलेट है, फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप उस इंडिविजुअल से जो रेस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए, ठीक है। और फालतू मेमोरी टेक्निक चाहिए इसमें, मतलब सर ABCD वाली, तो ये रही सेफ, SAFE, एक्सटेंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट, A एसोसिएशन और S सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और F से सर फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप। ये चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, मेरे को तो नहीं रहता वैसे याद, आप कर लेना। मतलब मेरे को जो आपको बताया उसी हिसाब से याद है, आप भी उसी हिसाब से करो कि इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं उनसे एसोसिएट होना चाहूँगा, एसोसिएट होते फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप बन जाएंगे, और ऊपर वाली लाइन तो हर जगह रिपीट है। सर ये वाला क्वेश्चन, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या इंक्लूड करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, पहली वाली लाइन तो मैं बोल भी नहीं रहा, ठीक है। बेसिस ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग द नेचर एंड एक्सटेंट, नेचर एंड एक्सटेंट के रिगार्डिंग जो डिसीजन लिया आपने, किसने रिव्यू किया, जो वर्क परफॉर्म्ड है, क्या डेट है, क्या एक्सटेंड है, रिटर्न एग्रीमेंट जो आपने ऑब्टेन किया ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, और वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर्स हु प्रोवाइडेड डायरेक्ट असिस्टेंट
डायरेक्ट असिस्टेंस टू दी ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, आपने भी इसको ठीक से ले लिया कि डॉक्यूमेंट करेंगे, बट आपको बताऊं ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और जिसके नोट्स में नहीं है वो क्वेश्चन बैंक में है मेरे, कोई दिक्कत नहीं, बट इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछने का चांस तो कम है, पर आप देख लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, याद कर लो ना 4 चीज़, कोई टेंशन नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है भाई। 3 दिन की छुट्टी, एग्जाम ऑडिट का पेपर अच्छा आएगा, अगली बार बोल तो रहा हूँ। डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी, अब आपको डिटरमाइन करना है क्या, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क दैट कैन बी असाइंड, किसको, इंटरनल ऑडिटर को, किस लिए, डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो भैया अब आप देखो, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइंड टू इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। एग्जाम में ये अभी मेरी बात सुन ली और ये क्वेश्चन आया तो 5 नंबर आपके पास होंगे। अभी तक जितना सुना ठीक है, नहीं सुना ठीक है, समझ में आया ठीक है, लेकिन ये वाला आने के चांसेस है, तो आप इसको अच्छे से सुनेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, तो डिटरमाइन करोगे क्या सर, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइंड टू इंटरनल ऑडिटर फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। भैया नेचर क्या होगा वर्क, और उसका एक्सटेंट क्या होगा वर्क का, जो आप असाइन कर सकते हो इंटरनल ऑडिटर्स को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा, मैं ऊपर वाले पॉइंट रीड नहीं करना चाहता क्योंकि आपको याद है, अमाउंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट, सर यहाँ पे भी पढ़ा जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट पढ़ा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पढ़ा, और वो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है, और लेक ऑफ कॉम्पिटेंस वाला पढ़ा। 4 चीज़ पढ़ी सर, यही 4। यहाँ पे क्या पढ़ी, अमाउंट ऑफ जजमेंट, एसेस रिस्क, एक्सटेंट कितना सपोर्ट करेगा, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो जब डायरेक्ट असिस्टेंस का आप नेचर और एक्सटेंट वर्क टू बी आप मतलब असाइन करना है इंटरनल ऑडिटर्स को, तो आप कैसे क्या कंसिडर करोगे, अमाउंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट विथ रिगार्ड टू प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दी ऑडिट प्रोसीजर्स और इवेल्युएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इवेल्युएट करो एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो सारे पॉइंट्स तो सेम है मेरे भाई, ये डायरेक्ट असिस्टेंस में ये 4 चीज कंसीडर करना। सर यूज कब नहीं करेंगे, द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म ये वाले प्रोसीजर्स। भैया इन कामों के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स को आप यूज मत करना, मत करना, मत करना। किसके लिए, कि वो डायरेक्ट असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करे। पहले वाले पॉइंट में आपने क्या पढ़ा था सर, यूज करते आप क्या कंसीडर करोगे, अमाउंट ऑफ जजमेंट, तो क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट, ऊपर से कनेक्ट करो, ऊपर जजमेंट था, नीचे कह रहा है कि आपको सिग्निफिकेंट जजमेंट लेने पड़ेंगे, तो मत यूज करना, नहीं करेंगे भाई। तो एसेस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट पढ़ा था, तो एसेस्ट क्या हो गया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हायर हो गया, तो रिलेट टू हायर एसेस्ट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या लाइफ है सर। अब सर देखो 2 चीज है, ये आपको याद करना है, एक तो रिलेट टू द डिसीजन, ये याद रखना भाई, रिलेट टू द डिसीजन द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे। इस एसे में क्या डिसीजन लेता है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये डिसीजन कौन लेगा, इसके लिए डायरेक्ट असिस्टेंस ले लेगा तू, किसका, इंटरनल ऑडिटर का, कि तू ही बता कि मैं तेरा काम यूज करूं कि नहीं करूं। तो जो भी डिसीजन इस एसे में लेने हैं तो वो तो आप ही करोगे ना, एक्सटर्नल ऑडिटर भाई साहब, उसके लिए हम इंटरनल ऑडिटर आपको क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करें। रिलेट टू द डिसीजन दैट एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे। ठीक है, रिलेट टू द वर्क विच इज रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी बाय आईएएफ, मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन खुद रिपोर्ट करता है उस वर्क के लिए, उस वर्क से। तो रिलेट टू वर्क दैट विच इज रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी बाय आईएएफ। ठीक है, तो 4 पॉइंट में हो गया जजमेंट, तो अमाउंट ऑफ जजमेंट इधर था, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट, एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट था, तो हायर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस, और वहाँ तो एग्जिस्टेंस वाला छाप दिया, कोई टेंशन नहीं। और नीचे में क्या रिलेट करता है, जो डिसीजन आप इस एसे में लोगे, इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे लोगे, और रिलेट करता है टू द वर्क विच इज रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। प्लीज ये याद रखना। क्वेश्चन बैंक में आओ। छः सौ दस के क्वेश्चन बैंक पे आओ सर, 610 पे अपन सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। सर क्या है सर, पहले आप देखो क्या रिलाई कर सकता है उस रिपोर्ट पे, तो मतलब ये इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाई होगी या कोई काम किया उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में आपको क्या करना है, एक्सटेंड टू विच इंटरनल ऑडिटर फंक्शन सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, और फंक्शन क्या करता है, अप्लाई करता है सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। ठीक है, उसी का उल्टा कर दिया, नहीं करता लैग करता है, नहीं करता अप्लाई, वही वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने आज किया इंटरनल ऑडिटर को प्रोवाइड करना है डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है, वाइल इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म और एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। ये 2 पॉइंट अपन ने सिग्निफिकेंट जजमेंट में पढ़े थे। हाँ सर, तो ये पूछ रहा है आप वर्क
वर्क यूज कर सकते हो क्या भैया? एक बात बताओ, जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट, एक बार इसको मिटाओ, जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट होते हैं वहां तो वैसे भी नहीं यूज कर सकते, तो सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट लिख देंगे, कंटिजेंट लायबिलिटी वाले हैं बस वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन है सर, ये कह रहा है आप असिस्टेंस ले सकते हो क्या? आपने असाइन कर दी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने असाइन कर दी चेकिंग ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, मतलब डेटर्स की अकाउंट एजिंग थी वो चेक करने के लिए उसको दे दी, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, तो ये असाइन कर सकते हैं क्या? कब नहीं कर सकते? सिग्निफिकेंट जजमेंट को पहले सारे बता दो कि भैया उसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होता है, फिर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है, रिलेट करता है, जिसके ये डायरेक्ट असिस्टेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो कब यूज नहीं कर सकते वो सारे पॉइंट लिख दिए, देखो अभी पढ़ के आए लास्ट वाला, ठीक है। और उसमें बाद में ये कह दोगे कि ये तो भाई हायर असिस्ट वाला एरिया, ये कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। फिर क्वेश्चन 37 में आओ, इसमें कह रहा है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट तो आपको सिग्निफिकेंट जजमेंट दिमाग में आ जाने चाहिए, तो डिस्कस करो क्या डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है इसके लिए, जिसके लिए क्या मतलब, जिसके लिए अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में आप नहीं ले सकते, ये देखो ये सारे लिख देना सिग्निफिकेंट जजमेंट है और इस पे अपन नहीं ले सकते। सिग्निफिकेंट जजमेंट आपको मैंने बताया था, कंटीजेंट लायबिलिटी, एसेट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, गोइंग कंसर्न, सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, बीच में अकाउंटिंग एस्टिमेट था। विल योर आंसर भी डिफरेंट? अगर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन के रिक्वेस्ट करते हो तो सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का अगर आप काम असाइन कर देते हो उसको इवेलुएट करने का, तो ये तो एक्सटर्नल ऑडिटर की खुद की जिम्मेदारी है ना, तो वो कैसे असाइन कर देगा? कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप यूज नहीं कर सकते टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस? कब कब नहीं कर सकते भैया? पहले नो वाला जो अपन ने सबसे लास्ट वाला पढ़ा था, अगर इन्वॉल्व करता है सिग्निफिकेंट जजमेंट, हायर एसेस्टिस का मटेरियल रिलेट करता है उसके रिपोर्ट, मतलब वर्क से जो रिपोर्ट होना है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी बाय आईएएफ, और लास्ट वाला पॉइंट क्या था सर? एक्सटर्नल ऑडिटर का खुद जो इस ऐसे में डिसीजन लेता है, और कब एक्सटर्नल ऑडिटर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने बोला था आपको ये याद करने, पूरे 5 पॉइंट प्लीज याद कर लेना। आप क्या अगर क्या क्या कंसिडर करोगे यूज करते समय यार? वही यूज करते समय अमाउंट ऑफ जजमेंट, एसेस्टिस का मटेरियल, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस करेंगे, ठीक है। ये केशव राज वाला क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इसमें कुछ अलग चीज नहीं दी है, बट इसमें से 4 लाइनें आपको पढ़नी है जो मैंने हाईलाइट किया और इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। ये मेरी तरफ से गिफ्ट आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बस रीड करो क्या क्या पॉइंट दिए वो 4 वो याद कर लेना, ठीक है। आपका ऐसे 610 खत्म।